प्रवीर चंद भंजदेव, ये नाम शायद आपने ये नहीं कह सकते कि आप जानते नहीं या सुने नहीं होंगे, लेकिन प्रवीर चंद भंजदेव को लेकर कई कहानियाँ हैं। कई कहानियाँ आपको विकिपीडिया में मिल जाएंगी, कई किताबों में मिल जाएंगी। मुझे लगा कि उनसे जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियाँ और कैसे उनकी हत्या की गई, ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत करें। बातचीत करने के लिए आज का समय भी है। आज महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी का पुण्यतिथि है और ऐसे में उनके वंशज, उनके कुल के जो अभी राज परिवार के सदस्य हैं, कमल चंद भंजदेव जी, आज वो बस्तर टॉकीज़ में। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले बस्तर के राज परिवार के सदस्य जो कमल चंद भंजदेव जी हैं, उनका आज पहली बार बस्तर टॉकीज़ में स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताएं कमल जी कि प्रवीर चंद भंजदेव जी जो है, उनको आज भी मैं देखता हूं कि आदिवासी जो है भगवान की तरह पूजते हैं। दशहरे में मैं देखता हूं उनकी तस्वीरें ले जाते हैं, माँ दंतेश्वरी के बगल रखते हैं और देवतुल्य मानते हैं। तो प्रवीर चंद जी के बारे में आप कुछ बताएं और वो थोड़ा सा मंजर बताएं कि कैसे उनकी आज ही के दिन हत्या हुई थी। आपके बारे में आपने तो इस पर शोध भी किया है, मुझे पता चला है जी। जैसे प्रवीर महाराज को आप जानते हैं, क्योंकि एक तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रवीर महाराज की जो माता थी, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, महारानी साहब का ना मर्डर हुआ था, जो कि ब्रिटिश रेजिम में हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि जो भी रियासतें थी उस समय ब्रिटिश एजेंट्स रहते थे जो संभालते थे, जबकि बस्तर रियासत जो था वो खुद में प्रिंसली काउंसिल था, प्रिंसली इंडिया था। राजा खुद अपना निर्णय लेते थे, मगर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का एक इंटरफेरेंस रहता था। तो महारानी साहब उसके थोड़ा सा नाखुश थे और आदिवासी महाराज साहब के साथ, महारानी साहब के साथ थे। क्योंकि एक पहले बार ये विषय इसलिए जानना जरूरी, क्योंकि महारानी बस्तर जो बनी, प्रवीर महाराज की माँ, वो अकेली हिंदू शासिका बनी पूरे विश्व में। प्रफुल्ल देवी, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। उनके हस्बैंड जो है घर जमाई बन के आए, तो वो आए मयूरभंज, एक रियासत है, वहाँ से आए, इसलिए हम लोग चंद्रभंज लगाते हैं। अच्छा। तो उनके हस्बैंड का टाइटल लगाते। उनके श्रेष्ठ पुत्र दो, मतलब एक्चुअली 4 बच्चे हुए उनके। बड़े वाले हुए जो कमला देवी, जिनकी यूपी में शादी हुई। सेकंड जो हुई महाराज प्रवीर चंद भंजदेव हुए। सेकंड जो थर्ड जो थी वो थे महाराज विजय चंद भंजदेव। और आखिरी में जो हुई गीता देवी। तो उसमें सेकंड नंबर के पुत्र होने के नाते, क्योंकि गद्दी प्रथा ये रही कि हमेशा एक जेंट्स को मिलती, क्योंकि पहले उनकी माँ को मिली थी, क्योंकि अगर उनकी बेटी होती फिर घर जमाई लाना पड़ता। तो इसलिए फिर उनके बाद राजा को महाराज प्रवीर चंद बहुत छोटे बच्चे थे, करीब 4-5 साल का। आपको गद्दी का फ़ोटो भी मैं आपको थोड़ा दिखाई दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। वो उम्र आप ले लीजिए तो मेरे को लगता है 3 से 4 साल या 5 साल का, मेरे को ज़्यादा 4-5 साल के लगते हैं महाराज साहब। उनकी माँ को अपेंडिक्स हो गया था। अपेंडिक्स के लिए उनको यहाँ से पहले रायपुर ले जाया गया, रायपुर से फिर उनको शिफ्ट कर दिया गया सीधा लंदन। अच्छा। लंदन ले जाके अपेंडिक्स बोल के दूसरी नस काट दी, शी ब्लेड टू डेथ। लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। और एक लेटर मिला हमें रिसर्च करते हुए, उसमें लिखा था कि अगर बस्तर को आपको राज करना है ब्रिटिशर्स को, और जिसमें हमारे ही किसी लोगों ने किया होगा ऑफिसर ने, अंदर से पेपर निकाल के, अगर तुमको राज करना है तो महारानी को मारना होगा। तो उनको एक षड्यंत्र तरीके से सीक्रेट कागज था, मिल गया, जलाया नहीं गया। उसमें लिखा हुआ था कि बर्न द पेपर आफ्टर रीडिंग। और वो बच गया। ये गलती थी कि वो बल गया। ये खुलासा होना था, खुलासा होना, तो मिल गया। तो फिर उसमें महारानी साहब को जा करके उनको देहांत हो गया, क्योंकि शी ब्लेड टू डेथ, मतलब नस काट दी तो खून टपक के शी डाइड टू डेथ इन द हॉस्पिटल, खत्म हो गए। उनको गाड़ दिया गया। हमारी प्रथा गाड़ने की नहीं। फिर उनको बाहर निकाल कर, उसमें अंग्रेज के समय बहुत सारे राजा वहाँ पढ़ते थे लंदन में, विरोध किया तो महारानी साहब को निकाल कर फिर जलाया गया। जलाने के बाद उनकी जब अस्थियाँ आई तो जगदलपुर का एयरपोर्ट बना। अच्छा। हाँ, अस्थियाँ लाने के लिए रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा, मतलब जगदलपुर का एयरपोर्ट है वो, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड जो हमारे पास है, उसमें बोलते हैं कि उनको अस्थियाँ क्योंकि लाई गई तो एयर स्ट्रिप नहीं था जी, वाया दूध चलता था। वाया दूध घास के पट्टी में उतर जाता है। अच्छा। चक्के वाली जो जी। तो उसके लिए यहाँ पे बनाया ताकि महारानी साहब का डेड बॉडी की जो अस्थियाँ हैं उनको लेके आ जाए, ताकि विसर्जित कर सके फैमिली थे। उस समय महाराज नाबालिग थे, बहुत छोटे थे, जैसा आपको बताया 3-4 साल के, जो फोटो है अपने पास। गद्दी होने के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने भी उनको, बच्चों को कभी भी अपने फैमिली के बैकग्राउंड में नहीं रहने दिया। अच्छा। मतलब अपने पिता से वंचित रखा, जो कि महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव थे। उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया उड़ीसा, जहाँ से वो आए थे। वो रूल पास करके और बच्चे को रखा गया एक नैनीज के अंदर। और उनकी बहुत अत्याचार हुई प्रवीर महाराज के ऊपर, जो अगर किताबें आप पढ़ेंगे, शोध करेंगे तो एक बहुत पीड़ादायक जिंदगी उनकी बचपन से। कभी उनको बचपन से ही उनको पीड़ा मिला, अभिशापित था। और साथ में अभिशापित नहीं कैसे, लोगों ने उनको कष्ट दिया, कह सकते हैं, कष्ट बहुत दिया गया। उसमें किताब में लिखा था कि उनका जीवन बहुत अभिशापित ऐसे, क्योंकि उनको कोई माँ नहीं थी। पिताजी को अलग कर दिया गया और डिपेंडेंट किसके ऊपर रहे, कोई अंग्रेज के ऊपर।
और उसके खुद के बच्चे का ख्याल रखेगी, महाराज का रखेगी, ये क्वेश्चन उठा। तो महाराज ने उस समय से एक मन में ठान ली थी कि भैया ये गलत है हमारे साथ, क्योंकि वो नाबालिग थे। जब वो बालिग अवस्था में आए, फिर उनकी पढ़ाई बाहर हुई, विदेश में हुई। पहले राजकुमार कॉलेज में पढ़े, राजकुमार कॉलेज पढ़ने के बाद वो विदेश चले, क्योंकि लंदन में लोग पढ़ते थे। तो महाराज साहब वहाँ पढ़ करके जब वापस आए देश में, तो उनको ऐसा लगा कि आज बस्तर की स्थितियाँ ख़राब है, और पढ़े लिखे थे, और सबसे बड़ी चीज़ था कि वो इंग्लिश ही बोल पाते थे, हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाते थे। अच्छा। तो उनकी जो टोन थी वो ब्रिटिश हिंदी कह लीजिए। अच्छा। क्योंकि उनकी जो टोन थी, जैसे हाउ यू, ऐसे बात करना, कैसे हो, मतलब उसी ये लैंग्वेज उनकी थी महाराज साहब की। तो महाराज साहब बोलते सॉफ्ट स्पोकन थे बहुत। और एक चीज़ उनमें बहुत अच्छा था कि जैसा आप बोलते हैं कि माँ दंतेश्वरी माई और उनका फ़ोटो बिकता है, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में जो अजानुबाहु लोग हुए हैं जी, उनको माना गया देवतुल्य होते हैं वो, क्योंकि अजानुबाहु लोगों को बहुत कम लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में। अजानुबाहु मतलब जिनके हाथ घुटनों से नीचे जाते हैं। हाँ, घुटनों से नीचे जिनके पैर हाथ होते हैं उनको अजानुबाहु बोलते हैं। उनके हाथ जो होते बहुत लंबे होते हैं, और उनको बोला गया है कि माता साक्षात दर्शन देती थी दंतेश्वरी माई। तो शनिवार और मंगलवार इस राजमहल में, हमारे पिताजी उस समय जीवित थे और यंग थे बहुत, तो मिलना जुलना फादर के साथ बहुत लगाव था, फादर आते रहते थे। तो उनका जब मैं छोटा था तो मदर के थ्रू पता चलता है कि जो बोलते थे जब भी महाराज साहब आते थे तो मंगलवार और शनिवार को राजमहल बंद होता था। अच्छा। वो माता की आराधना में रहते थे। अच्छा। उस समय एक ऐसा स्टोरी है फैमिली में कि वो रहता था, और माता कहीं ना कहीं इस घर में रहती थी उसमें, क्योंकि पूजा अर्चना यही करते थे महाराज, पूजा पाठ सब साक्षात रहते थे। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात यह है कि आप लोग जिस जगह बैठे हैं यही महाराज साहब का बेडरूम है। अच्छा। जहाँ गोलीकांड हुआ था। तो इसके बाद इसको रिस्टोर इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता कि बेडरूम तो एक दो रूम्स रख करके बाकी सब पैलेसेस के रूम्स को रिस्टोर किया गया। बाहर की स्थिति वैसी, अंदर यहाँ पे बुलेट्स लगे थे। अच्छा। तो महाराज साहब को जो पहली गोली लगी थी जो वो इसी कमरे में लगी थी। ये कमरा उनका बेसिकली उनका बेडरूम है, ये महाराज साहब का बेडरूम था ये। अच्छा। जैसे आज आपने सुना होगा भाषणों में आया कि घर के अंदर कमरों के अंदर गोली मारी गई, तो उस समय ये एक रूम था जिसमें यही वो कमरा है। अब आप देखिए ये वो कमरा है जहाँ प्रवीर चंद भंजदेव जी को पहली गोली मारी गई थी। और इत्तेफाक कि मैं इस कमरे में दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, अब मुझे आज पहली बार पता चल रहा है। तो ये महाराज साहब का मतलब, जैसे आप जाने कि मैं भाई बहन बताया 4 भाई बहन थे, तो विजय, कमला देवी, गीता देवी, और तो उस तरीके से 4 स्वीट्स बनाए गए थे। इसको बढ़ाते बढ़ाते अब बढ़ते चला गया। तो उस समय 4 बेसिकली बनाए गए थे बच्चों के लिए। तो महाराज क्योंकि यहाँ विरासते थे, तो महाराज का ये बेडरूम था। महाराज जब यहाँ से बाहर निकले, अपन उस घटना की बात करें क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी है महाराज साहब की, लेकिन तो उसमें जैसे छोटे छोटे अंश देना चाहूँगा मैं। बड़ी वो शिक्षा ग्रहण करने वापस आए तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया कि बस्तर में शोषण बहुत हो रहा है। ठीक बात। शोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे जी, उनकी कॉलोनीज थी, बट महाराज ने बोला कि जब मेरा रूल है तो कॉलोनीज कैसे बन सकती। तो उनको उन्होंने विरोध करना चालू किया था इंटरनली, क्योंकि वो नाबालिग थे तो इतना कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब बालिग अवस्था आई तब तक तो भारत का मर्जर एग्रीमेंट्स की बात आ गई थी। तो वो बहुत कम समय मिला महाराज साहब को, तो उन्होंने अपनी यात्राएं चालू करी, लोगों के बीच में जाना, मिलना। आप देखे होंगे तो बस्तर के किसी कोने में ऐसा नहीं सुनेंगे प्रवीण महाराज नहीं आए थे, नहीं आए, सब जगह उपस्थिति थी उनकी। बिल्कुल कि सॉरी, उनका कहना यह था कि मैं बस्तर का पुजारी होने के नाते मैं एक राजा तो हूँ, बस एक सेवक भी हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में, समझे तो सही क्या है। तो उनकी जो उस समय जब आए तो उनको लगा कि आज मेरी ज़रूरत है कि मेरे को लोगों के बीच में रहना है। तो उन्होंने सबसे पहले विधायक की चुनाव लड़े जी, आपको ध्यान 53 में शायद, हाँ, जो सबसे पहला चुनाव उसमें लड़े। और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, संपूर्ण बस्तर के, जो आज संभाग हो गया। और उसके बाद जब ये रीति नीति देखा गया, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी आई नहीं थी, जनसंघ भी नहीं बना था, और साथ साथ कोई राजनीतिक पार्टियों का उस समय अपोजिशन था नहीं। हाँ। तो महाराज साहब ने जब देखा तो वो ज़्यादा दिन भी नहीं रह पाए, क्योंकि वो देखे कि यार ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं लोग, राजनीति थी और राजनीति के सेवा भाव था। तो महाराज साहब ने बोला मैं उसमें रहूँगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब भाषणों में सुने भी होंगे आज। हाँ। तो उसमें इस्तीफा देने के बाद महाराज साहब ने संकल्प लिया कि मेरे को बस्तर को अच्छा करना है, और बस्तर की चिंता करने वाले लोगों को हमें संपर्क करना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उनसे मिलने का ये दौरा चलते रहा महाराज साहब का, जिसमें संपूर्ण बस्तर उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद बहुत सारी ऐसी सभाएं हुई महाराज साहब, जिसमें कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं बस्तर के साथ, आपके साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, जल जंगल जमीन की लड़ाई, जंगल जमीन की लड़ाई प्रवीर महाराज ने शुरुआत की थी कि
हम ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए कि बाहर के इन्फ्लुएंटेटर्स हैं, मतलब अंग्रेज हो गए, जी। और जो बाहर के लोग आकर के यहाँ का शोषण कर रहे थे एज अ शासक, ऐसे शासक, उनका हम विरोध करेंगे। बिल्कुल। और उसको आप रिलेट कर सकते हैं, अब मैं क्या कहना हाँ, चाह मैं रहा हूँ। समझ गया। तो वो जो था जल जंगल जमीन की लड़ाई आज दिन तक यथावत चल रही है। तो महाराज साहब का जब गोलीकांड हुआ तो उसके पहले ऐसे 2-4 इंसिडेंट हैं जिसमें महाराज साहब ने जब विरोध करना चालू किया तो उस समय कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो महाराज साहब ने यहाँ पे एक ट्रेन लेकर के, बड़ा इंटरेस्टिंग था पढ़ने से, कि ट्रेन लेकर के उन्होंने जाके प्रगति मैदान, इतने बड़े मैदान में जा के आदिवासियों को खुद लेके गए अपने पैसे से। अच्छा। ले करके वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन दिया। अच्छा, कितने आदिवासियों को लगभग मतलब ट्रेन भर के ले लीजिए तो करीब ले जाइए करीब 500-600 तो होंगी। अच्छा, उस समय, हाँ उस समय, मतलब उस समय आदिवासी, मतलब समझिए कि उस समय आदिवासी वेशभूषा होगी, उस तरीके से लोगों को लेके जाना, और महाराज साहब खुद लेके जाना आदिवासी। तो उस समय मतलब आप समझिए एक व्यक्ति जो बस्तर से होकर के अंग्रेजों के साथ रहा और वो बस्तर की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच गया, आदिवासियों के हितों की लड़ाई, अपने हितों की नहीं थी, मेरे को राजपाट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ नहीं। हाँ, वो तो राजपाट की बात की लड़ाई है। 1950 में तो संविधान बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बदमाशियाँ की। फिर महाराज साहब के साथ संकट किया कि उनकी प्रॉपर्टी अंक्रोच करने के लिए उन्होंने कोर्टो वोट लगा दिया ताकि कंट्रोल में कलेक्टर रह जाए, और कलेक्टर अपने मन मर्जी से चलाता। तो महाराज साहब का कहा था कि कभी भी महाराज साहब का जब भी भाषण होता था उसमें एक शब्द जरूर बोलते थे महाराज, मैं 9 लाख की जनता का मालिक हूँ, हाँ। और 9 लाख जनता मेरा परिवार है। तो उस समय 9 लाख जनता थी महाराज साहब के पास जो उनके साथ खड़ी रहती थी। और उस समय बहुत सारे ऐसे संदर्भ आते हैं जिसमें जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। एक बार क्या हुआ था कि जैसा धान की प्रॉब्लम आ गई थी तो उसमें बहुत सारा टैक्सेशन लगा दी थी कांग्रेस सरकार ने। अच्छा। तो महाराज साहब ने उसका भी विरोध किया था बहुत बहुत बड़े तरीके से, और उसका भी विरोध होने के बाद बस्तर में उनको बोला गया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह उठाने का कोशिश कर रहे हैं, ये फैलाया गया था। ये सेकेंड इशू था। थर्ड इशू यह है कि जब नेशनलाइजेशन ऑफ आयरन ओर चालू हुआ, क्योंकि आयरन ओर राजा लोग चलाते थे, हमारा ही था मैलाडीला आयरन ओर, राज परिवार चलाता था। हम लोगों ने जापान से ट्रीटी करी थी। अगर आप जापान का ट्रीटी पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले बस्तर रियासत का नाम है। अच्छा। तो जब किया था तो महाराज साहब का कहना था उसको कॉरपोरेशंस बनाया जाए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो पब्लिक का राइट होना चाहिए उस फंड्स के ऊपर जो रॉयल्टी आती है, उसको कमीशन बना करके हम लोगों के बीच में डालें ताकि हर गांव उसका ओनर हो जाए, ऑनर हो जाए, उसको फायदा मिले। और अगर 1000 गांव है, अगर सोचिए 1000 गांव में अगर हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो गांव का कैसा विकास होगा, बहुत बड़ा विकास, मतलब चारों तरफ विकास होगा। मगर आज क्या स्थिति है वो हमको सोचना चाहिए कि महाराज साहब का वो लक्ष्य पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीज़ों की लड़ाई महाराज साहब ने मूल मुद्दों के ऊपर, जल जंगल जमीन था, धरना प्रदर्शन था, तीसरा बैलाडीला था, चौथा ऐसा था कि जब वो कांग्रेस पार्टी थी तो कहीं ना कहीं विरोध अंदर से चालू हो गया, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस लीडर थे उसमें महाराज साहब को चाहते नहीं होंगे, कि भैया ये अगर लीडर बन जाएंगे तो हमारा क्या, हमारा से कहाँ रहेगा। ठीक बात। और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था महाराज साहब का, इट वाज अ पब्लिक इंटरेस्ट, लाइक जैसे एक अपने लिए लड़ा हो या पब्लिक के लिए लड़ो, तो दोनों के अलग थे। महाराज साहब पब्लिक के लिए लड़ रहे थे, अपनी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे, और परिवार मतलब अपना नहीं, बस्तर पूरा 9 लाख परिवार के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बस्तर की आस्था थी। फिर एक तरीके का इंसिडेंट ये भी आता है उसमें, आप देखेंगे तो 61 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था लौंडीगुड़ा में, जिसमें महाराज साहब भोपाल गए थे एक कुछ अधिवेशन लेकर के मिलने के लिए, मुलाकात हुई उनकी, वापस आए तो सरकार ने मना कर दिया। जब वो लौटते लौटते उनको जेल में बंद कर दिया गया, महाराज को अच्छा। नज़रबंद कर दिया गया नरसिंहगढ़ जेल में। अच्छा। नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करने के बाद क्या किया कि महाराज को गद्दी से हटा दिया गया। भारत देश में रूल ये कहता है कि जो एक्ट हट गया है 71 के, उसके पहले तो 71 के महाराज साहब थे, उस समय ऐसा रूल था कि अगर कोई राजा देहांत हो जाती तो उनका पुत्र या उनके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ पुत्र, जो भी पुत्र वो गोद लेंगे, वो पुत्र गद्दी में बैठेगा। मगर ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ देश के कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। अच्छा। कि स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री सेशन चालू करके, जिसको इमरजेंसी कह लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कर रहे हैं, जरूरी इमरजेंसी करके महाराजा साहब को अकेले को हटा दिया गया। उस गजेट को मैं आपको दूंगा, आप पढ़िएगा उसको। उसमें लिखा है क्योंकि वो हिंदू राजा है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, इसलिए इनको गद्दी से हटाना जरूरी है। उसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजेटेड नोटिफाइड पेपर है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू है और ये अपना राज्य बनाना चाहता है, और कहाँ राज्य के बाद कहीं भाषणों में नहीं बोले राज्य बनाना चाह रहे हैं, उसमें लिख करके उनको हटा करके उनके छोटे भाई को गद्दी दे दी गई। ओह अच्छा, उनके छोटे भाई को दे दी गई, छोटे भाई विजय चंद बंदे। देने के बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि
विजय चंद भंजदेव कभी यहाँ नहीं आए, विजय भवन में रहते थे, यहाँ अपना विजय भवन हाँ, है, विजय वहाँ भवन। रहते थे। ये प्रवीण महाराज बड़े भाई, छोटे भाई वहाँ रहते थे। कभी वो आए नहीं जब तक महाराज साहब का गोलीकांड नहीं हुआ। गोलीकांड होने के बाद सदमे से महाराज विजय चंद भंजदेव पैरालिसिस हो गया, ओह, छोटे भाई को। मतलब उनका सम्मान बरकरार था। बरकरार था, राज सम्मान उतना था। 61 ना, हाँ। गोलीकांड तो 66 में हुआ, ठीक गोलीकांड राजमहल में हुआ। ठीक बात, तो भाई तो आए नहीं कभी। आए नहीं कभी। फिर जो 61 की घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 61 में ये घटना घटने के बाद जब महाराज साहब वापस आ रहे थे तो उनको घेराबंदी करके उनको कहाँ रोक दिया गया, नरसिंहगढ़ जेल में, मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। वहाँ जेल में रोका। तो उस समय जो जेलर थे वो तो मृत्यु होगी, बट उनका लेटर है मेरे पास जो उन्होंने बताया कि क्या घटनाक्रम घटा था। अच्छा। मैं उनको सिरोही में एक शादी में मिला था, माउंट आबू में। तो उन्होंने बोला कि महाराज साहब मेरा सौभाग्य आपसे मिला, उनके ग्रैंडसन हो जाएंगे आप, ग्रैंडसन हो गए आप। आज वही महाराजा उस गद्दी में बैठते, तो बहुत शक्तिशाली गद्दी है वो। हाँ, अब महाराज साहब उसमें बैठते हैं। तो मगर मैं आपसे बात बताना चाहूँ, जब महाराज आए तो मुझे लगा कोई देव पुरुष आ रहा है, लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें, फेयर आदमी, हाथों में किताब लिए हुए, और बोले मेरे को जेलर साहब मेरे को कौन से जेल में जाना है। अच्छा। ये उनके प्रश्न थे। मैं उनको देख करके मेरा खुद का ऑफिस को खाली करके मैंने उस कमरे को उनके लिए जेल बनाया, क्योंकि अच्छा। वो जैसे थे जितना हम बोलते थे उतना ही करते, उसका कुछ बोलते भी नहीं थे कभी। और उनको नज़रबंद करके उसी समय लौंडीगुड़ा का वो कार्यक्रम होने का था। अच्छा, उनका नज़रबंद होना और लौंडीगुड़ा कार्यक्रम का तिथि एक थी। ओके। तो उस समय राजाओं को पूछा कि राजा कहाँ है हमारे। तो ये जो कन्फ्रंटेशन था टू सी द किंग, हाँ। उनकी बातें सुनना, उनका हाँ। विचार सुनने के लिए वो लड़ाई वो लोगों ने मांग रखी उस सभा में। ठीक है। नहीं आए तो पुलिस और जनता के बीच उनके में बीच में लड़ाई लड़ाई हुई हुई और थी। फिर फायरिंग चालू हो गई। हाँ, उसमें वो भी लौंडीगुड़ा एक बड़ा तरंगणी, नरसंहार हुआ था। वो जो महाराज साहब ने बुक लिखी थी लौंडीगुड़ा तरंगणी करके, उसके बाद वो पूरा कहानी को उन्होंने अपने शब्दों में लिखा था कि कैसे स्थिति हुई। वो लड़ाई चली। फिर महाराज साहब ने अपनी पार्टी तो बनाई रखी थी, उनका फिर विधायक जीतते जा रहे थे सब तरफ। जी, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट और बढ़ गया था लोगों को, भैया इनको अगर जिंदा रखेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी है कि इनको खत्म कर दें तो ऑटोमेटिकली सारी इनका चीज़ें जो है इनके साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएंगे। फिर महाराज साहब की शादी हुई। जी। इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है, महाराज साहब की शादी, माता ने कुछ कराना होगा तो महाराज साहब की शादी जो हुई वो हुई पाटन से। अच्छा, पाटन से शादी होने के बाद जब लड़की आई, महाराज साहब ने बोला मैं तो सन्यासी बन गया हूँ अब। तो महारानी साहब रहे भी नहीं, फिर उनको महारानी महल से अपने वहाँ पे दे दिया गया। अच्छा। तो महारानी साहब फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। तो महारानी साहब के शिफ्ट होने के बाद फिर महाराज तो सन्यासी की ज़िंदगी जी। आप देखोगे फोटो भी लंबे बाल हाँ, है, लंबे बाल हैं। धोती और कुर्ता ही पहन के महाराज रहते थे, जिसको पीताम्बरी बोलते हैं, पीताम्बरी पहन के रहते थे। और ज़्यादातर महाराज साहब का सन्यासी जीवन था। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, मिलना नहीं, अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहना, और ज़्यादातर बस्तर की चिंता करना, बस्तर के लोगों से मिलना। और बोला जाता है कि ऐसे बुज़ुर्ग लोग मिले थे मेरे को, अभी तो बेचारे नहीं रहे, जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके साथ मिले थे, जिनको स्कॉलरशिप भी महाराज साहब ने दी थी पढ़ाई कराने के लिए, बाहर अच्छा। लेके गए थे। उनका कहना था कि जब वो इंग्लिश एक बार संस्कृत महोत्सव कुछ हुआ था, तो उसमें महाराज साहब ने आके जो संस्कृत बोला, हम लोग भी हैरान हो गए कि महाराज साहब इतना अच्छा संस्कृत बोल सकते हैं, जबकि वो इंग्लिश में पढ़ाई की। इंग्लिश में पढ़ाई किए थे। तो ये बहुत सारे विषय उनके आते हैं जो एक अद्भुत आदमी ही कर सकता है, कर सकता है। जो बुद्धिजीवी हो सकता है, देवी का कृपा हो जिसके ऊपर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पैलेस में आती रहती है। और ये घटनाएं लिखी हुई है, लिखी हुई किताबें। बाबा साहब, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन के बारे में कुछ बताएं। और घटना जो हुई महाराज साहब की, तो उसमें देखिए आप, पहला तो ये हुआ था कि जब फायरिंग चालू हुई 24 मार्च 1966 को, 24 मार्च 1966 को महाराज साहब को जाना था दंतेवाड़ा। अच्छा। रात में उनको सुबह जाने की तैयारी हुई दंतेवाड़ा जाने की। और उस समय जगदलपुर में कार्यक्रम ये रखा गया था महाराज साहब की जगह कि कोई स्तंभ लगाना चाह रहे थे, जो हम लोग गरुड़ बोलते हैं, हाँ, जो सामने गरुड़ मंदिर का, तो उस स्तंभ बनाना चाह रहे थे। तो गांव के बहुत सारे देवी देवता ये सब उपस्थित हुए थे कि महाराज साहब बोले तो मैं लगा रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि सभी देवी देवता आते हैं, तो उन सबको इन्वाइट किया। तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे 24 तारीख को। अच्छा। और 25 को कार्यक्रम होना था। और महाराज साहब ने दंतेवाड़ा जा करके मैं आ जाऊँगा, अपनी गाड़ी में जा करके वापस आ जाऊँगा, फिर यहाँ कार्यक्रम हुआ, तैयारी हो जाएगी तो मैं आके दर्शन कर लूँगा, कार्यक्रम कर लूँगा। तो वो कार्यक्रम की तैयारी चली थी। तभी गवर्नमेंट का उस समय डीपी मिश्रा करके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा। नरोना करके यहाँ पे शायद कमिश्नर हुआ करते थे, या सीएस कह लीजिए, कमिश्नर सीएस होंगे या सीएस ही होंगे नरोना। और यहाँ पे अकबर करके उनका नाम लिखा हुआ है उसमें जी। कलेक्टर का नाम था मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर कलेक्टर थे, एसपी कोई थे। तो उनको ऑर्डर आया ऊपर से कि आपको महाराज को क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा। तो महाराज को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फिर बोला हम दिल्ली में पूछ रहे हैं। ये सब कहानी है, अच्छा। उस दिन की घटना है। तो फिर दिल्ली से उनको कुछ फ़ोन नहीं आया। फिर करीब दोपहर के आसपास उनको फ़ोन आया कि
ये सुबह से रात से 24 की रात से चल रहा था। 25 को सुबह है कि अब पैलेस को घेर लिया जाए, ऐसी बेवजह। मतलब यहाँ तो लोग पब्लिक थे, कार्यक्रम तो पूजा पाठ का था, शादी मतलब समझिए कि शादी जैसा माहौल, क्योंकि देवी देवता आ रहे हैं, ये वो लोग थे, भीड़ भड़ाका था, एक मार्केट भी बैठा था, मेला मंडई हो जाता है, जैसे यात्रा राजा कर मेला मंडई है, लोग आते हैं, फल बेचते हैं, नारियल बेचते हैं, ये पूरी चीज़ पूरा खच्चा खच पैलेस भरा होगा लोगों। इन्होंने क्या किया, सब तरफ से घेराबंदी चालू। उस समय को याद, यहाँ पे एक स्कूल लगता था, विजय कॉलेज करके, विजय कॉलेज करके एक कॉलेज लगा करता पैलेस के दूसरे विंग में जी। राष्ट्रविद्या तो पीछे था, यहाँ पे कॉलेज लगा करता था पहले, तो वो एग्ज़ाम्स भी चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि उनको बोला गया एग्ज़ाम्स बंद करके बच्चों को तुरंत निकाला गया, क्योंकि ये घटना फिर उनको समझ में तब आई कि जब महाराज साहब यहाँ थे तो उनको पता नहीं था कि ऐसा चीज़ हो रही है, कि जो कुछ लोग थे यहाँ पे जो सेवकदार के लिए जो खाना वाना करते हैं, स्टाफ जो थे महाराज के, उन्होंने चाय वाला के बोले महाराज साहब पुलिस घेर रही है चारों तरफ से। तो बोले पता है मेरे को कि क्या होने वाला है। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद जितने लोग थे, तो एक हाराबाई करके एक स्टाफ थी हमारे यहाँ पे जो उनको खाना खिलाती थी, ब्राह्मण महिला थी, गुजर गई बहुत, मतलब वो 4-5 पीढ़ी देखी थी उसने। अच्छा। हाँ, मतलब मैं भी देखा हूँ उसको। अच्छा। हाँ, मेरे को बड़ा कर ली, मतलब मैं कॉलेज के बाद वो उनका स्वर्गवास हुआ, तब तक मैंने मास्टर्स के बाद हुआ। हाँ, मतलब काफ़ी दिन रहे वो, 5 पीढ़ी देखी। तो उनका कहना था कि जब महाराज आके बोले कि कुछ है, तो ब्राह्मण थी, सेवा करती थी, तो महाराज साहब को खाना वाना बना के देना, ये सब परोसना, ये सब काम रहता था सबका। उनका कहना था कि जब आए तो फिर यहाँ से गोलियाँ अंधाधुंध चालू हो गई। अच्छा। तो महाराज साहब थे बेडरूम में, जैसा आपको बताया, उन्हीं का बेडरूम में महाराज साहब सो रहे थे, और सुबह सुबह जब चालू हुआ आवाज़ आनी, तो आवाज़ का फायरिंग की आवाज़ बहुत लाउड होती है, और पैलेस में बजने से एको बहुत होता है, पैलेस में एको होने, तो ऐसा लगा कि क्या बड़े बड़े बंदूकें फूट रहे। तो आदिवासी सब यहीं थे, और उस समय का स्थिति ऐसा था कि आदिवासी कभी भी ना बैर हथियार के नहीं चलता था। हाँ। कि जानवर आ जाए, कुछ भी, लोमड़ी आ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कुछ भी ऐसा जानवर आ जाए, तो लोग क्या करते, अपना तीर धनुष, भाला वाला, ये भरमार सब कुछ लेके चलते थे। तो जब यहाँ थे तो अपनी अपनी हथियारें लेके रखे हुए थे। उस समय फिर जब फायरिंग होना चालू, तो लगा कि कोई अटैक कर रहा है, तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया चालू की, मतलब टू डिफेंड देमसेल्व्स, खुद को बचाने, तीर धनुष मारना चालू किए। उसमें जब तीर धनुष चालू हुआ तो फिर वो फायरिंग अंदर घुसना चालू हुआ। अच्छा। मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर की तरफ से, एक इस तरफ जो बालाजी मंदिर है वहाँ से पीछे से, तो ऐसे घेराबंदी करके, और बोलते हैं कि डेड बॉडीज पैलेस के छत से नीचे गिर रही थी। ओह। हाँ, ये लोगों का कहना है, मैंने तो देखा नहीं, बट ये जो पुराने लोग हैं ये कहते हैं कि ऊपर से डेड बॉडीज गिरी थी महाराज साहब, और ऐसे लोगों का हाहाकार मचा हुआ था कि बस यही बोल रहे थे कि राजमहल में गोलियाँ चली, लोगों को मारा जा रहा है बिना बोले। तो क्या बोलते, आप निकल जाओ, सरेंडर करो, जो कोई निकलता था गोली मार देते थे। तो इस तरीके की स्थितियाँ लोगों ने हमें कहानियाँ बताई हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ घटी, और बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग कितने मारे गए पता नहीं, वैसे अभी तक उसकी कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, मगर जो पांडे कमीशन बैठा था उस गोलीकांड के बाद, पांडे कमीशन बैठा, जिसको कन्हैया लाल पांडे का कमीशन, पांडे कमीशन ही बुलाते हैं हम लोग, पांडे कमीशन जो जस्टिस पांडे के नीचे बैठा था, उसमें लिखाया गया कि 11 लोग मारे गए। अच्छा। हाँ, इंक्लूडिंग महाराजा साहब, तो 12 ले लीजिए, अगर एक्सक्लूड भी कर ले तो 12 लोग कैसे मर सकते हैं, क्योंकि महाराज साहब की स्टाफ ही 12 की नहीं होगी ना। ठीक बात। यहाँ तो बड़ी संख्या रही, मतलब और आंकड़ों को छुपाया गया, साथ साथ ये भी नहीं बताया गया कि भीड़ अलग से थी। मैं आपको बता रहा, 24 को कार्यक्रम था, तो 25 को कार्यक्रम शुरुआत था, तो उद्घाटन चालू हुआ था। तो ये इतनी भीड़ भड़ाके होने के बाद तो आज तक ये समझ में आया कि कितने लोगों का देहांत हुआ। जैसे कि मैंने एक लिस्ट निकाली जिसमें करीब 11 लोगों का नाम मेरे पास आया, जिसमें एक महिला भी थी। अच्छा। और एक जो लड़का था जो आरापुर का था, उसका गवाही हुई थी उसमें। अच्छा। इसको गोली लगी थी, मगर वो फिर ख़त्म हो गया, सेप्टिक होकर के ख़त्म हो गया। तो उसका भी जो आरापुर का जो गवाही होती, उसमें भी उन्होंने क्लियर लिखा था कि हम लोगों को भी नहीं पता था क्यों मार रहे हैं। अच्छा। मगर मारा जा रहा था बिना किसी बातचीत के। और कुछ लोगों का इसमें वर्डिक्ट है जिसमें कि बोले ट्रकों से लोग लेके जा रहे थे डेड बॉडीज़ को रात में, और पैलेस को सीज कर दिया था, 144 धारा लगा करके पूरा कर्फ्यू लगा दिया था, कोई घर से बाहर नहीं निकले, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो पता भी नहीं चल रहा था लोगों को क्या रहा है। तो लोगों को जाके कोई बोलता है इंद्रावती नदी में बहा दिया, कोई बोलता है जाके सरगीपल फॉरेस्ट में पेड़ को काट के जला दिया गया, कोई बोलते हैं कि कुछ लोगों को ले गए आसना के तरफ ले जाकर, बड़ी जंगलें जो हैं उस तरफ, वहाँ जाके अंदर जला दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई, मगर जब डिक्लेयर करना था, क्योंकि ये पहले 66, 67 1.5 से 2 साल ये पहले सीज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अच्छा। मतलब राजा खुद नहीं रहने आ सकते थे यहाँ पे, बंद था गवर्नमेंट के अंडर। तो इन्होंने पूरा डेड बॉडीज़ हटाना, ये सब पता भी नहीं चला। जब डिक्लेयर किया गया तो पता चला कि 11 लोग ही मारे गए।
तो आज तक ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वो सत्य है। मतलब ये मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, और ये भी शंका के दायरे में हुआ, शंका के दायरे में, आंकड़े में, क्योंकि 11 आप खुद सोचिए ना, 11 लोग हो ही तो नहीं सकता। आज हम कमरे में बैठे हैं तो 11 लोग अपने साथ बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं 11 लोग मारे गए केवल, और क्या वो भी वो उस कंडीशन में और जब पूरी भीड़ है। हाँ, मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्या वो हथियारबंद थे? क्या उन्होंने पुलिस को गोली मारी? हाँ। ये तो कहीं नहीं है। ये तो कहीं नहीं। ठीक तो बात। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी छुपी हुई हुई है, है। जिसके और सबसे जवाब नहीं बड़ा क्वेश्चन इसमें आता है तो आदिवासी लोगों का तो हुआ ही हुआ। ठीक। अब जब आप महाराज साहब तक पहुंच गए तो महाराज साहब तो खुद ही अनआर्म्ड थे, जबकि बेडरूम में आप गोली मार रहे हो। ठीक बात। तो बंदूक तो ना बेडरूम में रख के सोता है आदमी, हाँ, और बेडरूम में घुस के आप घुस के मार रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक विषय है और जिसमें एक बस्तर वासियों को सोचना चाहिए। और ये अनसुलझी पहली है। अनसुलझी पहली है। और साथ में बस्तर वासियों को ये सोचना चाहिए, आदिवासियों को सोचना चाहिए कि राजा खुद के लिए लड़ा कि उनके लिए कि उनके लिए लड़ा। ठीक बात। मृत्यु किसकी हुई? राजा की हुई। राजा की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? बस्तर में आज धर्मांतरण बढ़ गया। सब चीज। ठीक बात। आज हमारा समाज एक दूसरे से टूट रहा है। टूट रहा है। आज हमारे समाज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आज ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही? क्योंकि आपके पास एक राजा ऐसा था जो कि सभी चीज़ को संभाल के चलता था, संभाल के चलता। और कोई समस्या आने से लोगों भी उसके बीच में आते थे और उसको समाधान को एक्सेप्ट करके लोग उसे मानते थे, ठीक बात। क्योंकि वो परिवार समझता था और ये समझता था कि दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। मगर अपने को आज आकलन लगाने की जरूरत है, जब महाराज साहब का गोलीकांड के बाद आज ऐसी निर्मित स्थितियाँ क्यों हो रही हैं? आज बस्तर को आप जान रहे हैं बिल्कुल। कि आज सब तरीके से परिस्थितियाँ इतनी बदल गई कि लोगों को पता नहीं है कि बस्तर में हम रह क्यों रहे, बस्तर का इतिहास क्या है। अब आपने जो आयरन का जिक्र किया था कि उसका जो रॉयल्टी है गांव में बढ़ जाना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि अभी बीते दिनों मैं उसी लोहे की पहाड़ियों की दूसरी ओर गया हुआ था, तो मैं देख रहा हूं कि उसी लोहे की पहाड़ी पे जो लोग रहा करते थे, जिनको विस्थापित कर दिया गया है, आज उनके पास आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, अब सोचिए छोटे छोटे पेपर नहीं है तो बाकी फैसिलिटीज़ की तो आप बात ही छोड़। देखिए, उसका सबसे बड़ा दूर जो कह सकते हैं जो गंदा परिणाम था ना, सलवा जुड़ुम था। हाँ। जो मुझे लगता है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत थॉट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक कह सकते हैं एक सिटीजन को आप गन पकड़ाते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल। पहले तो अपना व्यक्तिगत गुस्सा उतारेगा, ये मेरा सोच है। हाँ, क्योंकि हथियार वो आप भी करेंगे। हाँ, कोई भी करेगा। वो अपना व्यक्तिगत दुश्मनी निकालेगा पहले। तो आज वो ऐसी स्थिति आ गई। आप सोचिए, जिस बच्चे को कभी ज़िंदगी में नहीं वो गन पकड़ के जा रहा है, उसके पिताजी खत्म हो गए, तो खुन्नस उसकी बहन के पास होगा कि नहीं होगा, उसकी माँ के पास होगा नहीं। आज वो हुआ। और साथ साथ जो लोग आज आप जैसे बोल रहे हैं जो पलायन कर गए, या जिनको हम कैंप्स में रख रहे हैं, असाइलम्स में रखे हुए हैं, आज उनकी स्थिति कैसी है? ठीक बात। आज उनको प्रश्न करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि आज उस लोगों को तकलीफ़ें हैं। उनकी जल नहीं रह गया, उनका जंगल नहीं रह गया, उनका घर नहीं रह गया। आज आप ऐसी जगह रह रहे हो जो कि आपका खुद का नहीं है। इट्स लाइक अ शेल्टर। शेल्टर ही है वो, शेल्टर होम। शेल्टर ही है। और शेल्टर होम कैन नॉट बी योर होम। तो आज हमारे आदिवासी जो, मेरे को लगता है करीब 500-600 गाँव होंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है। उतने गाँव को आज आपने दिन पे हटा दिया गया और हट गए। मगर आज उसके पीछे भी क्या लड़ाई था? आज अगर हम पीछे ले जाते हैं तो प्रवीर महाराज के समय ऐसी स्थितियाँ क्यों नहीं हुई? ठीक बात। क्यों आज ये हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मूल को भूल गए, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, और हम एक रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया दौड़ रही है, जिसमें हम शामिल हो गए उसमें। शामिल हो गए। जबकि आदिवासी मुगलों के रेस में कभी नहीं दौड़े। मुगलों ने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें करी। ठीक बात। इन द सेंस राज करना, लोगों को मारना, मुसलमान बनाना। हमारे आदिवासी मुसलमान क्यों नहीं बने? वो अपने आप में नहीं, आप खुद सोचिए। ये प्रश्न है कि भैया, आदिवासियों के लिए प्रश्न है कि मुगल शासन चला, बोलते हैं 600 साल, कोई बोलता है 700-800 साल, जितने साल भी चला, हम आदिवासी आज वहीं क्यों कन्वर्ट नहीं हुए? ब्रिटिशर्स का 200 साल राज्य चला, बस्तर राजा के साथ भी ब्रिटिशर्स रहे, ब्रिटिश राजा कभी दंतेश्वरी माई का प्रोसेशन खराब नहीं होने दिया, और कभी आपके देवगुड़ियों को अपमान नहीं करने दिया किसी को भी। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्थापित किया सब मिलकर। मगर आज ऐसी क्यों स्थितियाँ ऐसी डिफरेंट क्यों हो रही है कि आज उनको समझ नहीं पा रहे? क्योंकि अगर ये सब चीज़ें को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब जाके प्रवीर महाराज का उस 25 मार्च 1966 को खड़ा होता है, क्योंकि वो समाज आज अपना एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर खो दिया। समझने की कोशिश करिए, एक नेता और एक लीडर में बहुत फर्क है। नेता अभिनेता बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर एक जो लीडर होता है ना, वो अपना नाम छोड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और उसके कृत्य भी लोग पूछते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि भैया। और महाराज साहब का तो ऐसा रहा, 37 उम्र, 37 उम्र में उनको कत्ल हो गया, मतलब मार दिया गया। तो मतलब समझिए, अगर वो जीवित रहते
आज 85-86 बिल्कुल लोग जी रहे हैं, जी रहे हैं। 90-95 साल के लोग हैं। आज बस्तर की स्थिति क्या होती? तो हमें आज अध्ययन करने की ज़रूरत है और बस्तर के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि आज कहाँ है। बाबा साहब, एक मैंने सुना है कि कोई खानसामा भी थे जो आज भी जीवित हैं शायद, जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी रहे। जी, वो हमारे सुदू करके हैं। हाँ, सुदू करके हैं। सुदू जो था वो बेसिकली खाना एक राउत फैमिली से आता है। राउत फैमिली यहाँ पे महाराज साहब के यहाँ पे आज भी हैं प्रथा। तो राउत फैमिली होती है, वो खाना सर्व करना, खाना खिलाना महाराज को, वो आज भी परंपरा स्टेट से चली है, तो आज भी चली रही है वो परंपरा। वो भी हैं। वो एक थे जिन्होंने चाय पिलाया था सुबह सुबह उठ के। अच्छा। महाराज साहब अर्ली मॉर्निंग टी लेते थे, सभी पीते हैं तो उस समय महाराज साहब भी पीते थे। महाराज साहब को टी लेने गया, उस समय पूछे कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता था सुदू, वो है, आप उनसे भी ले सकते हैं सुदू। उन्होंने बोला, उनको बच्चा था वो, तो आज भी याद है, मतलब ऑलवेज वो एक बात बोलता है हम लोग को आकर के कि महाराज साहब जब उस समय थे ना, बोलता है, ए बच्चा इधर आओ, ये आवाज़ क्या आ रहा है? तो वो आवाज़ वो सुन रहे हैं बेडरूम में, तो पूछ रहे, तो बोले कि महाराज साहब गोली चल रही करके। वो भी इन्फॉर्मेशन भी सुदू ने ला के दिया। अच्छा। और वो बच्चा था, मतलब यंग बच्चा समझ लीजिए। और उनके होता है उनके माता पिता यहाँ सेवा देते होंगे, तो वो बेचारा चाय देने आए, एकदम बच्चा भी तो नहीं कह सकते, बड़ा ही होगा थोड़ा यंग एज में। वो आकर के तो फिर वो बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर महाराज साहब तुम जाओ और छुप जाओ। अच्छा। उनको बचाने उन्होंने, तुम जाओ बच्चा उधर छुप जाओ जाके कहीं पे, तो ताकि तुम्हें कुछ ना हो करके। तो ऐसा महाराज साहब संवेदनशील थे कि बोले भैया हमको कुछ हो जाए चलेगा, मगर हमारे किसी लोग को कुछ नहीं हो, चाहे वो मेरा स्टाफ भी क्यों ना हो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये महाराज प्रवीर चंद भंजदेव की कहानी थी। हालांकि बहुत शॉर्ट में हमने कोशिश किया कि बातचीत करें। कहानी तो ऐसी है कि लगभग 2-3 घंटे जिक्र करें तो बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आएंगी। बस्तर के इस राजमहल की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कभी समय मिलेगा तो उस पर भी बहुत विधिवत बातचीत करेंगे आपके साथ में। जिन सुदू दादा की बातचीत की, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें, वो भी बताएंगे क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी रहे उस दरमियान के। अगर आपको लगे कि बस्तर से जुड़ी हर एक पहलू पे बातचीत होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि प्रवीर चंद भंजदेव आखिर बस्तर के आदिवासियों के लिए भगवान क्यों हो गए, मतलब एक इंसान भगवान हुआ कैसे, उनको भगवान का दर्जा क्यों दिया गया, तो इसके लिए आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। हम प्रवीर चंद भंजदेव जी पर और भी अलग अलग कहानियाँ बनाएंगे, कई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।